ओके क्लास, कल हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन देखा था, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरीके से रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है और हम क्यों एवरेज को फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते, इंस्टेड हम इंस्टेंटेनियस को यूज करते हैं, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने फैक्टर्स पढ़ने स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने पहला फैक्टर कल स्टार्ट किया था, दैट वाज कंसंट्रेशन। और हमने देखा था कि कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से डिपेंड करता है, ये हमें रेट लॉ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और रेट लॉ हमने कुछ इस तरह का बनाया था, R इज इक्वल टू के ए रेज टू एक्स बी रेज टू वाई, जहाँ पे कि एक्स और वाई हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थे, एक्स प्लस वाई। और हमने बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली वो हम बताता है कि कितना सेंसिटिव है हमारा रिएक्शन का स्पीड ऑन द चेंज इन कंसंट्रेशन। और उसके बाद हमने रेट कांस्टेंट की कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात किया था कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट किसके ऊपर निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया था कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑर्डर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये सब हमने देखा था, ठीक है। ओके, सो अगर मैं अभी स्टार्ट करें हम लोग, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द यूनिट ऑफ के, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सो हम सबको पता है कि इन जनरल अगर हमारे पास कोई भी मैं रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू के ए रेज टू पे n, है ना, वेयर n इज ऑर्डर, n क्या है, ऑर्डर है। बच्चा हम क्वेश्चंस एक साथ करेंगे जितना भी हमने पढ़ा है, क्योंकि अभी आपको शायद असाइनमेंट फॉरवर्ड नहीं हुआ है, ठीक है, वो हो जाएगा एक आध दिन में, उसके बाद हम एक साथ सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मैं k को क्या लिख सकता हूँ, k विल बी इक्वल टू R ए रेज टू n। तो अभी R का यूनिट क्या था, हमने लास्ट क्लास में देखा था, R का यूनिट क्या था, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और A का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन का, मोल पर लीटर, लेकिन पावर पे क्या है, n है। तो अगर मैं इस n को ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस n हो जाएगा, तो इसका मतलब जो यूनिट ऑफ k है इन जनरल, यूनिट ऑफ k मेरा क्या बन जाएगा, इट इज इक्वल टू मोल पर लीटर रेज टू पे 1 माइनस n, ठीक है, पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ k, जनरल यूनिट, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिट ऑफ k, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर n हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, हमें दिख रहा है। तो जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बदलेगा तो ऑब्वियसली बच्चा 1 माइनस n की वैल्यू भी बदलेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक ऑर्डर की रिएक्शन का या हर एक ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ जीरो ऑर्डर है मेरा, तो जीरो ऑर्डर के लिए जो के की यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी भाई, एन की वैल्यू इधर जीरो हो जाएगी, तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर, 1 माइनस जीरो इज 1, तो इट बिकम्स मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या बन जाएगा, अभी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 इज 0, सो मोल पर लीटर रेज टू 0 इज 1, इसका यूनिट बनेगा पर सेकेंड। अगर ये सेकेंड ऑर्डर होता है, अगर ये सेकेंड ऑर्डर होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये के का यूनिट क्या बनेगा, मोल पर लीटर 1 माइनस एन, मतलब मोल पर लीटर 1 माइनस एन, 1 माइनस 2 अगेन माइनस 1 पर सेकेंड, जिसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज द यूनिट। तो बच्चा एक चीज ध्यान रखना कि कल हमने देखा था कि ऑर्डर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। तो एक तरीका हमारे पास यूनिट ऑफ के भी होता है। कई बार क्या होता है कि आपको सवाल दे रखा होता है और आपको कुछ नहीं बता रखा है, लेकिन आपको के की वैल्यू बता रखी होती है। तो के की वैल्यू के साथ जो भी यूनिट मार्क होगी तो आप उससे भी डिसाइड कर सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अगर आपसे बोला था वैल्यू ऑफ के इज 10⁻³ पर सेकंड, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। आपसे बोला था 10⁻³ मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। तो एक तरीका हमारे पास क्या होता है, के का यूनिट, कि आप के यूनिट से भी ये डिसाइड कर सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है उस वक्त, ठीक है।
ठीक है, सेकंड ऑर्डर का यूनिट ये तरह। बच्चा यहाँ पर देखो ना, आपकी ये जनरल यूनिट है, ये जनरल एक्सप्रेशन है। जनरल एक्सप्रेशन का मतलब है किसी भी ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, कोई सा भी ऑर्डर हो, ये एक्सप्रेशन आप यूज करोगे। जहाँ पे कि एन है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो एन है हमारा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही देख लो आप, मैंने मार्क किया हुआ है। तो जब मैं बोलता हूँ सेकंड ऑर्डर, तो यूनिट क्या बन जाएगी? जनरल एक्सप्रेशन देखो, मोल पर लीटर 1 - 2, तो 1 - 2 इज -1, तो देखो यूनिट क्या बन गई? के की यूनिट बन गई मोल पर लीटर रेस टू पे -1 पर सेकंड। मैं उस -1 को अगर अंदर लेके जाऊं तो मेरा क्या बन जाएगा? मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये अच्छा, लीटर का यूनिट -2 क्यों होगा बताओ? ये -2 कैसे आएगा बच्चा? बच्चा पावर रेस टू पावर है, मल्टीप्लीकेशन होता है, प्लस नहीं होता है ना? अगर आपका कुछ ऐसा हो x रेस टू m इंटू पे x रेस टू y, तो मैं लिखूंगा से xm प्लस y। लेकिन अगर आपका ये है x रेस टू m रेस टू पे y, तो ये होता है हमारा xm इंटू y। समझ में आ रही चीज? तो ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस नहीं होगा। क्लियर है? और मल्टीप्लाई होने के बाद वो +1 हो जाना है। ठीक है, ओके। सो आगे मूव करते हैं। सो बच्चा, हमने यूनिट ऑफ के का बारे में बात कर लिया, तो आपको यूनिट ऑफ के पता होना चाहिए किसी भी टाइम पे कैसे निकालना है। जनरल एक्सप्रेशन याद रखना बच्चा, ठीक है? जनरल एक्सप्रेशन याद रखोगे तो कोई सी भी ऑर्डर के लिए बोला जाए, 1.5 के लिए बोला जाए, 2.5 के लिए बोला जाए, -1 के लिए बोला जाए, आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, ओके। सो हम इसमें अब आगे मूव करते हैं। लेट्स से बच्चा, हमारे पास एक रिएक्शन चल रहा है, A + B गिविंग P। ठीक है, और यहां पर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि अगर, मतलब मैं टेबल फॉर्म कर रहा हूं बेसिकली। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम इन दोनों में से किसी एक का कंसंट्रेशन, दोनों रिएक्टेंट में से ए और बी में से किसी एक की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख रहे हैं और दूसरे को वेरी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। कभी डबल कर रहे हैं, कभी ट्रिपल कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम वेरी कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो सीधा सा बात है भाई, जिसको हमने कांस्टेंट रखा है उसकी कंसंट्रेशन में तो चेंज आ नहीं रहा है। तो अगर उसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा तो उसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो भी चेंज आएगा वो उस रिएक्टेंट के कारण आएगा जिसकी कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, हम यहाँ पर एक की कंसंट्रेशन सेम रखेंगे और दूसरे की कंसंट्रेशन को वेरी करेंगे। और हम सबको पता है, हमने पीछे पढ़ रखा है कि कंसंट्रेशन के कारण जो भी चेंज आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, 4 टाइम्स होगा, 9 टाइम्स होगा, वो किसके ऊपर निर्भर करता है कि उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम एक टेबल फॉर्म कर रहे हैं जिसकी हेल्प से आप ये डिसाइड कर सको कि पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, ओके। सो बात करते हैं।
तो इतना ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पर जो ऑर्डर निकलेगा वो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, जिसको आप वेरी कर रहे हो, ठीक है। सो बच्चा हमने क्या किया, लेट्स से हम यहाँ पे अब नंबर ऑफ केसेस बना रहे हैं। समझो हमने कंसेंट्रेशन ऑफ ए को पहले डबल किया, फिर हमने 3 टाइम्स इंक्रीज किया, इसी तरह से हमने फिर 4 टाइम्स इंक्रीज किया, 5 टाइम्स इंक्रीज किया, और इस तरह से मान लो हमने एक n टाइम्स इंक्रीज किया। n ऑर्डर नहीं है, n इज नॉट ऑर्डर इन दिस केस, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने डबल किया, ट्रिपल किया, 4 टाइम्स इंक्रीज किया, 5 टाइम्स इंक्रीज किया। इसी तरह से हमने क्या बोलते हैं कि हमने लेट से किसी भी समय पे हम n टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, और ऐसा करने पर अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है, कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर हमेशा कितना होगा, 0, ठीक है। तरीका क्या कहता है बच्चा, शॉर्टकट, कोई भी आपका ऐसा कोई मेथड है, आप हमेशा जो भी चेंज रेट ऑफ रिएक्शन पे आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करो जो कंसंट्रेशन पे आपने चेंज किया है रेस टू सम पावर। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये अभी शायद आपको क्लियर ना हो इस वाले केस से, ये मैं बाद में करके दिखा दूंगा पावर की फॉर्म पे, नेक्स्ट केस में क्लियर होगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, जो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आ रहा है ना, उसको आपने कंसंट्रेशन के चेंज की फॉर्म पे लिखना है। तो जो भी कंसंट्रेशन का चेंज आ रहा है रेस टू सम पावर, वो जो पावर होगा दैट इज योर ऑर्डर, शॉर्टकट है, ठीक है। तो अगर समझो मैंने यहाँ पे एक काम किया कि भाई मैंने इसे फिर से 2 टाइम्स इंक्रीज किया, जब मैंने इसे इंक्रीज बाय 2 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी मुझे 2 टाइम्स ही इंक्रीज होते हुए दिखा है, ठीक है। फिर मैंने इसे 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 3 टाइम्स इंक्रीज करने पर मुझे ये दिखा फिर से ये 3 टाइम्स ही हो रहा है, और इसी तरीके से जब मैंने इसे n टाइम्स इंक्रीज किया तो मुझे दिख रहा है ये अभी भी n टाइम्स ही इंक्रीज कर रहा है। मतलब जितना मैंने रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज किया उतना ही मुझे, सॉरी जितना मैंने कंसंट्रेशन पे चेंज किया उतना ही मुझे रेट ऑफ रिएक्शन पे भी चेंज दिख रहा है। तो अगर ऐसा केस आता है तो ऑर्डर हमेशा कितना होगा, फर्स्ट होगा, ऑर्डर इज फर्स्ट। अब लिखने का तरीका क्या, मैंने बोला है जो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आ रहा है उसको आप जो कंसंट्रेशन में चेंज किया उसके टर्म्स में लिखोगे। तो मतलब मैंने इस 2 टाइम्स, मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने इस 2 टाइम्स को मैंने इस 2 टाइम्स को, ठीक है, इस 2 टाइम्स की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, मैं इस वाले 2 की टर्म्स में लिख रहा हूं 2 रेज टू सम पावर 1, बोलो। सिमिलरली मैं इसको भी लिख सकता हूं, अगर 3 टाइम्स का चेंज आ रहा है 3 रेज टू पावर 1 और n रेज टू पावर 1, तो जो पावर है दैट इज योर ऑर्डर, ठीक है। ओके, अब अगला केस देखते हैं। समझो मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स इंक्रीज किया, इस केस को देखना अच्छे से, तो ये केस क्लियर से आपको सारे शॉर्टकट समझ में आएंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इंक्रीज 2 टाइम्स किया और मेरा यहाँ पे 4 टाइम्स इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, फिर मैंने इसे 3 टाइम्स इंक्रीज किया और मुझे यहाँ पर कितना 9 टाइम्स इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। तो अभी मैं n टाइम्स में नहीं जा रहा, वो आप खुद मुझे बताओगे। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया लिखने का, जो रेट में चेंज आ रहा है उसको आप जो कंसंट्रेशन में चेंज किया उसकी टर्म्स में लिखो। तो कंसंट्रेशन को आपने यहाँ पे 2 टाइम्स चेंज किया है, 3 टाइम्स चेंज किया है, तो इस 4 को आपने 2 की टर्म्स में लिखना, तो क्या करोगे 2:2। समझ में आ रही चीज, 4 को आपने 2 की टर्म्स में लिखना है तो 2:2, 9 को आप 3 की टर्म्स में लिखोगे तो क्या बनेगा ये 3:2। तो यही से क्लियर हो रहा है बच्चा कि अगर मैं इस केस में n टाइम्स इंक्रीज करता हूं, n टाइम्स, तो मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा, n स्क्वायर टाइम्स। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा, सेकंड, ओके। अच्छा क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
का ऑर्डर। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि इसको मैं 2 टाइम्स इंक्रीज करता हूँ, अब मुझे यहाँ पर ये 8 टाइम्स इंक्रीज होते हुए दिखता है, 8 टाइम्स। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे मैंने इसे 3 टाइम्स चेंज किया, अब मुझे यहाँ पर ये 27 टाइम्स इंक्रीज होते हुए दिखता है। तो यही से मुझे दिख रहा है कि 8 को अगर मुझे 2 की टर्म्स में लिखना है तो क्या लिखूंगा, 2�3। 27 को अगर मुझे 3 की टर्म्स में लिखना तो मैं लिखूंगा 3�3। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं n टाइम्स इंक्रीज करता हूँ इन जनरल, कितने भी टाइम 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है, तो ये हमेशा मेरा कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा, n³ टाइम्स। तो यहाँ पे पावर आपका 3 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड, 3। ठीक है, ओके। सो एक लास्ट केस देखते हैं। समझो हमने यहाँ पे डबल किया, लेकिन डबल करने पर हमने ऑब्जर्व किया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ 1.4 टाइम्स 41 टाइम्स से इंक्रीज कर रहा है। जब हमने यहाँ पे 3 टाइम्स इंक्रीज किया तो हमें ये ऑब्जर्व हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1.732 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं, मैंने इस 1.41 को 2 की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करें, पावर हाफ। √2 का वैल्यू 1.41 के आसपास होता है, 1.732 को मैंने 3 की फॉर्म पे लिखना है, तो मैं क्या करूं, 3⁻²। तो यहां से समझ में आ जाता है कि अगर मैं n टाइम्स इंक्रीज करूंगा तो मेरा ये वैल्यू n⁻² टाइम्स इंक्रीज करने वाला है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा इट इज, ठीक है। तो ये हमने टेबल फॉर्म किया है, ठीक है। तो इस टेबल से हमने सिर्फ शॉर्टकट, मैंने आपको बताया, क्वेश्चन जब हम करेंगे तब हम बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो ऐसा नहीं बच्चे कोई शॉर्टकट आपका ऐसा है कि जिसको याद ही करना है, ये सब आप हमें फेमिलियर होना चाहिए हमें इस चीज के साथ, ठीक है। और अगर नहीं भी है तो आप बहुत आसानी से फेमिलियर हो सकते हो। जैसे कि मैंने पीछे बताया, अगर मैंने बोला कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, समझो यहाँ पर अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और मैं 3 गुना बढ़ा रहा हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन में कितना गुना बढ़ता है, 9 टाइम, r = k²। अब मैं 3 गुना बढ़ा दूं इसको, 3 गुना बढ़ाने का मतलब होता है R1 = k 3 गुना 3a², ये हो गया। तो जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा 9ka²। अभी k² क्या है, 9 आ रहा है, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो गया, 9 टाइम्स। यही तो हमने पीछे बात की, देख लो, ठीक है। जब कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ाएंगे तो हमें कितना टाइम्स दिख रहा है इंक्रीज होते हुए, 9 टाइम्स। तो वही हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था, ठीक। तो आप इतना ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर में आप कितना भी कंसंट्रेशन को चेंज कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आता। तो इधर भी देखो, इधर कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब वैल्यू सेम है। तो इस 2 यहाँ पे 1 है, वैल्यू 1, 0 नहीं है वैल्यू, इधर चेंज का वैल्यू 1 है। 0 का मतलब तो था स्टॉप हो गई रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2⁻0, क्योंकि 2⁻0 इज 1, 3⁻0 इज 1, n⁻0 इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पावर। अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका मतलब क्या होता है, जितना भी चेंज किया आपने कंसंट्रेशन में उतना ही चेंज आपको रेट ऑफ रिएक्शन पे भी दिखेगा। तो आप सीधा बोल दोगे इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो उसमें क्या होता है कि जितना भी चेंज आप करते हो कंसंट्रेशन में उसका स्क्वायर टाइम्स चेंज आता है रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, जो भी चेंज आप करोगे कंसंट्रेशन में उसका स्क्वायर टाइम्स का चेंज आएगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, जो भी चेंज आप करोगे कंसंट्रेशन पे उसका क्यूबिक टाइम, मतलब क्यूबिक वैल्यू आपको दिखेगी रेट ऑफ रिएक्शन के चेंज पे। और सिमिलरली हाफ ऑर्डर पे, ठीक है। मतलब जो भी ऑर्डर होगा ना, जो भी ऑर्डर होगा, तो जब आप कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो जो भी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है ना, रेज टू दैट ऑर्डर, वो चेंज आपको किस में दिखेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। अगर सेकंड ऑर्डर है और आपने रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, समझो थर्ड ऑर्डर है और आपने रिएक्शन को ट्रिपल कर दिया, इट इज 3⁻3, 27 टाइम्स, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये फिर से शॉर्टकट। तो अब ये तो हमने बात किया था ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ए क्या था, जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी, सीधी सी बात है। तो भाई यही चीज हम बी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बी के लिए अगर मुझे ऑर्डर ढूंढना हो तो अब क्या करें, मैं ए को कांस्टेंट कर दूं, और ए को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, अभी मेरा बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ जाएगा। तो ये सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हो बी के लिए भी, अंडर कंडीशन दैट ए शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। ओके, तो एक सवाल करते हैं, पहले हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन को,
जिससे कि आपको ये भी पता हो कि हमें अगर इन केस आप ये शॉर्टकट अप्लाई करने में आपको दिक्कत आ रहा है तो आप सॉल्व कैसे करोगे। और एक बार वो सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस अगर मैं एक आध देता हूँ आपको तो उसे हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चा, ये जो मैंने आपको बताया है ये बेसिकली इनिशियल रेट मेथड का केस है। ये इनिशियल रेट मेथड को डिस्कस किया मैंने इधर, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, इनिशियल मेथड में आपको क्या चाहिए, कंसंट्रेशन, ठीक है। दो अलग अलग जो भी रिएक्टेंट्स होंगे उनका अलग अलग कंसंट्रेशन और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो समझो हमारे पास एक रिएक्शन चल रहा है कुछ इस टाइप का, इस टाइप का कोई रिएक्शन चल रहा है और हमारे पास एक टेबल हमें प्रोवाइड कर रखा है। कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर, ठीक है। रेट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर सिर्फ आपसे ऑर्डर इज भी बोला जाएगा उसका मतलब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही बोला गया है। चलो ये हमारे पास एक सवाल है। तो बच्चा क्या कर रहे हैं हम लोग, हम ना पहले इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे फ्रॉम मैथमेटिकल, जैसे हम जाते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने, और एक बार वो सॉल्व करेंगे उसके बाद हम शॉर्टकट को भी अप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी तो शॉर्टकट अप्लाई करके खत्म कर देना, पर अगर क्वेश्चन ऐसा है कि आपसे शॉर्टकट लगाने में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो पूरे मेथड पे जाना, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या होता है, इनिशियल मेथड आपका एक एक्सपेरिमेंट है, ये हमने कल ही बताया था, ठीक है, कि हमारा जो ऑर्डर होता है इट्स एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, अगर इस टेबल में देखो तो इस टेबल में हम क्या दिखा रहे हैं कि हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए और उन 3 एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो NO की कंसेंट्रेशन थी वो 5 इंटू 10⁻³ था, H2 की कंसेंट्रेशन थी 2.5 इंटू 10⁻³ और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन हमने स्टडी की जो हमें मिली 3 इंटू 10⁻5। सेकेंड में भी हमने सेम काम किया, हमने एक NO की कोई कंसेंट्रेशन ली, H2 की कोई कंसेंट्रेशन ली और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन का निकाला। सेम हमने थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी किया, ठीक है। अब अगर आप इस टेबल को देखो तो ये क्वेश्चन आपका इनिशियल रेट मेथड का है, ये क्वेश्चन आपका किसका है, इनिशियल रेट मेथड का है। तो हमेशा ध्यान रखना अगर इनिशियल रेट मेथड यूज करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट बोला, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास रिएक्टेंट की अलग अलग कंसेंट्रेशन होनी चाहिए। आप देख रहे हो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट, और उन कंसेंट्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन भी होना चाहिए। तो ये दो चीजें मस्ट है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन। अगर ये दोनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है कोई और मेथड यूज होगा। अगर हमारे पास ऐसी फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है जिसकी हेल्प से हम रेट वहां पे निकाल सके या कंसेंट्रेशन वहां पे निकाल सके, ठीक है। तो इनिशियल रेट मेथड आप कब अप्लाई करोगे, जब आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोवाइड कर रखा हो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सीधा आपने बस ये देखना है, ये है तो इससे होगा, और अगर ये नहीं है तो आप ये देखोगे कि क्या मेरे पास फॉर्मेशन है जिसके हेल्प में बना सकूं, है तो फिर आप वो बनाओगे, फिर वापस आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे उसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला है। सो हमें ऑर्डर नहीं पता है तो मैंने मान लिया कि लेट से आर जो है मेरा दैट इज इक्वल टू के NOx H2y, ये मैंने मान लिया है क्योंकि हमें ऑर्डर नहीं पता तो मैं रेट लॉ प्रॉपरली नहीं लिख सकता, ये मेरा रेट लॉ मुझे इतना अंदाज है। तो हमसे बोल रखा कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, वो आप बता दो, पे हम फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं। तो हमसे बोल रखा है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या, तो मुझे इसके लिए x चाहिए y चाहिए।
तो अब हमने क्या किया, हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिख लिया। तो लेट्स से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के आर को मैंने बोल दिया R1 एंड इट इज इक्वल टू K इट इज K। NO का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -3। देख लो आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखना सभी। X H2 का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 Y। और ये R1 का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -5। अब देख लो ये हमने R1 लिखा है। अब अभी हमने पीछे देखा है कि जिसका भी ऑर्डर हमने निकालना है, जो पीछे टेबल बनाया है, पीछे जो टेबल बनाया है, जिसका भी ऑर्डर हमने निकालना है, हमने उसको वेरी करना है और साथ वाले को कांस्टेंट रखना है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लेट से मैं चाहता हूं कि NO का ऑर्डर निकल के आ जाए, मतलब X का वैल्यू मेरा आ जाए। तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा एक्सपेरिमेंट उठाना पड़ेगा R1 के साथ जहां पर H2 का वैल्यू सेम हो, कांस्टेंट हो, लेकिन NO वैरी कर रहा हो। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखो H2 मेरा ये था 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, लेकिन मैं चाहता हूं NO का वैल्यू निकालना। तो मैं अभी क्या देखना है, मुझे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट पिक करना है जहां पर कि H2 का कंसंट्रेशन सेम हो लेकिन NO वैरी कर रहा हो। कौन सा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट 2। क्योंकि एक्सपेरिमेंट 2 में देखो अभी भी H2 का कंसंट्रेशन वही है लेकिन NO ट्रिपल हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं R2 लिख रहा हूं। तो R2 को मैं क्या लिखूंगा, R2 इज इक्वल टू K, क्योंकि K इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, 15 इंटू 10 टू द पावर -3x 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3y इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर -5। ये हो गया, ठीक है। तो बस आपने इस तरीके से क्या कर दिया, हमने R1 और R2 बना लिया। तो जब आप एक बार R1 R2 बना लोगे, ये डिसाइड करते हुए कि हमें किसका निकालना है और उसके लिए हमें किसका कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, तो आपने क्या करना है, इनका रेशियो ले लेना है। इनका क्या करते हैं हम, रेशियो लेते हैं। इक्वल इक्वल ऊपर नीचे आ रहा है, उससे कंफ्यूज मत करना, हम रेशियो ले रहे हैं। तो जब रेशियो लेंगे बच्चा तो क्या होगा, कैंसल। ओके क्लास, सो हमारा देखो 2.5 इंटू 10⁻³ वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, फर्दर चीजें सॉल्व करूँ, तो ये मेरा बन जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3, 15 इंटू 10 टू द पावर -3 रेज टू पे x, ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻5, 10⁻5 कैंसिल हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो देखो ये और ये भी कैंसिल हो गया और ये 1/3 हो गया। सो 1/3 रेज टू x इज इक्वल टू 1/3 रेज टू 1। तो इसका मतलब x कितना हो गया, x is 1। तो ये तो तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है। तो अभी हम शॉर्टकट पे चलते हैं। शॉर्टकट में क्या बोला था मैंने, कांस्टेंट करना है, ठीक है, अगर हमें दूसरे का वैल्यू निकालना है। तो अभी देखो इसी फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट को लेते हैं। H2 कांस्टेंट था, तो इसका मतलब NO का मैं निकाल सकता हूँ ऑर्डर। अगर मैं NO को चेक करूं तो NO देखो आपका यहां से यहां पर ट्रिपल हो रहा है, देख लो आप, 5 से 15 हो जा रहा है और उसी समय रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। तो सीधा हमारा ऑर्डर क्या होगा, 1। ये शॉर्टकट है जो हमने पीछे टेबल बनाया था। हमने H2 को कांस्टेंट रख लिया, देख लो दोनों एक्सपेरिमेंट में, और हमने 5 से 15 किया। पावर हमेशा देख लेना, चेक करना, पावर सेम है। तो हमने ट्रिपल किया कंसेंट्रेशन ऑफ NO को और हमने देखा और रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्रिपल हो रहा, तो ऑर्डर कितना हो गया NO के रिस्पेक्ट में 1। अब सेम अगर मुझे H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालने तो क्या करें, H2 के रिस्पेक्ट में अब मुझे ऐसे दो एक्सपेरिमेंट उठाने पड़ेंगे
जहां पर कि मेरा NO कांस्टेंट हो और H2 वैरी कर रहा हो, उसके लिए मैं कौन सा तो एक्सपेरिमेंट उठा लूं? ये बच्चा मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, मैं पूरा ऐसा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप जा सकते हो। ये हो गया। इसमें देखो NO मेरे कांस्टेंट है दोनों में, और अगर आप यहां पर देखो तो यहां से यहां पर आप कंसेंट्रेशन ऑफ H2 को 4 टाइम्स इंक्रीज करो। देखो आप 2.5 इंटू 4 मेरा 10 होता है, 4 टाइम्स मैंने इंक्रीज किया है, और 4 टाइम्स इंक्रीज करने पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स ही इंक्रीज हो रहा है। 4 टाइम्स इंक्रीज किया कंसेंट्रेशन, और रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स इंक्रीज किया, तो इसका मतलब H2 के रिस्पेक्ट पे ऑर्डर कितना आएगा? 1। मैं सिमिलरली करके लिख रहा हूं, सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली जो मेरा y होगा दैट इज, क्लियर हो सभी? कोई क्वेश्चन? ये उनसे नहीं पूछा मैं जिनको पहले से पता है, ये जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन को, या जो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं, उनको क्लियर हुआ क्या ये क्वेश्चन? बताओ। तो बच्चा एक चीज ध्यान रखना, ये इनिशियल मेथड के जो क्वेश्चन होते हैं, ये आपको ऐसे टेबुलर फॉर्म पे भी आता है, ठीक है। ये आपको ऐसे टेबुलर फॉर्म पे भी मिलेगा, या फिर आपको स्टेटमेंट फॉर्म पे भी मिल सकता है, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं स्टेटमेंट फॉर्म का, ठीक है। एक सवाल करते हैं। तो हम बोल रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसेंट्रेशन ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -3, एक ही रिएक्टेंट है, ठीक है, एंड 10⁻³ मोल पर लीटर। आर इक्वल टू, आर लिख लेते हैं, आर 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4 एंड 0.6 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ रखा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, the order of reaction and rate constant is, the order of reaction and rate constant is। तो दो चीजें आ गई इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो ये सवाल है। तो बच्चा आपको इनिशिएट मेथड का क्वेश्चन मैंने पहले बोल दिया, टेबलो फॉर्म पे आ सकता है, या फिर टेबल देके आ सकता है, फिर स्टेटमेंट फॉर्म पे। तो बस आपने क्या चेक करना है, क्या कंसेंट्रेशन दिखाया है, और अगर कंसेंट्रेशन दिखाया है तो उसके साथ क्या रेट ऑफ रिएक्शन दिया है। अगर दे रखा है तो इनिशिएट मेथड से उसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हमारी जब कंसेंट्रेशन इतनी थी तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ये था, देख लो, और जब हमारी कंसेंट्रेशन ये बन गई तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ये बन गया, है कि नहीं है। तो अब यहां से यहां चलते हैं, यहां से यहां पर हमारा जो कंसेंट्रेशन है वो डबल हो रहा है, देखो आप,
और उसी तरीके से अगर मैं यहां से यहां चलता हूं तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है। देखो मतलब 10⁻³ से जब मैंने कंसेंट्रेशन डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा 4 टाइम्स हो रहा है। तो डबल करने पे अगर 4 टाइम्स आ रहा है बच्चा तो ऑर्डर कितना होता है बोलो? डबल करने पे अगर मेरा रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है, मैंने आपको पहले बता रखा है, आप रेट ऑफ रिएक्शन को लिखोगे इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन तो हमारा ऑर्डर आ जाएगा 2। ऑर्डर इज 2 है कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। मैं भी सजेस्ट करूंगा शॉर्टकट जहां पे लगा सकते हो लगाओ, और अगर शॉर्टकट नहीं लग पा रहा है तो ये तरीका जो हमने सॉल्व किया, ठीक है, इससे पहले मैंने आपको करके दिया। तो अब हमें एक चीज समझ में आ गया, इसका मतलब अब हमसे पूछा रेट कांस्टेंट क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो बहुत आसानी से निकाल दिया। तो रेट अगर कांस्टेंट पूछ रखा है तो पहले रेट कांस्टेंट का अभी तक हमने कितने एक्सप्रेशंस पढ़े, पहले तो ये सोचो, एक जहां पे के हमें दिखता है एंड दैट इज दिस वन, है कि नहीं, एक्स, और यहां पर हमारा एक्स कितना है 2, तो हमें ये मिल गया हमारे पास ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। अब बच्चा मुझे के चाहिए, के चाहिए के लिए मुझे आर की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, और स्क्वायर तो है ही। तो भाई के का वैल्यू मुझे निकालना है आर बाय ए स्क्वायर करके। तो भाई हमारे पास 2 रेट है, 2 कंसेंट्रेशन है, तो कोई सी भी एक वैल्यू उठा लो। तो अगर मैं इस वैल्यू को पिक करता हूँ तो मैं इस रेट को लूंगा, और अगर मैं सेकंड वैल्यू को पिक लूंगा करूंगा कंसेंट्रेशन की तो सेकंड वैल्यू लूंगा रेट की, क्योंकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेट हुआ है। तो आर मेरा कितना है था 2.4 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴, और ए कितना है 2 इंटू 10⁻⁻³ द होल स्क्वायर। देख लो कोई प्रॉब्लम है? सो आर हो जाएगा हमारा 24 इंटू 10⁻⁻⁵, एंड इट बिकम्स 4 इंटू 10⁻⁻�6। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा 6, और ऊपर जाएगा तो 60। यूनिट क्या होगा इसका? इट्स अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो यूनिट क्या होगा? मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कभी भी सवाल है बच्चा हमेशा ही देखो कि हमारे पास क्या क्या एक्सप्रेशंस अवेलेबल है। तो रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सवाल एक साथ आ रहा है, तो हमें पहले तो ये चेक करना है कि क्या रेट कांस्टेंट मेरा यहीं से निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। निकल सकता है बहुत आसानी से, तो हमने निकाल दिया। हो गया, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो बताओ। ओके बच्चा, सही है। मैं पहले पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को लिख लो तब तक जो कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है।
इस क्वेश्चन को लिख लो फटाफट, तब तक आप इसे सॉल्व करो, फिर मैं पहले पीछे फिर रिपीट कर देता हूँ। जिनको आ गया वो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, उसे सुनने की जरूरत नहीं फिर से। जिसको नहीं आता है वो उस पे जाओ, ठीक है। ओके, सो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो भाई सीधी सी बात है ना, हमारा एक कंसेंट्रेशन दे रखा है 10⁻⁻3, देखो यहाँ पर सभी जिनको नहीं समझ में आया, और दूसरा कंसेंट्रेशन दे रखा है मुझे 2 × 10⁻⁻3। बच्चा टाइप मत करो अभी, ठीक है। दूसरा में वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻⁻3। तो जब हमारा कंसेंट्रेशन 10⁻³ है तो उस वक्त जो रेट है इट इज 0.6 × 10⁻⁻4, देख लो आप। और जब हमारा 2 × 10⁻⁻3 तो रेट है हमारा 2.4 × 10⁻⁻4। ये हुआ कि नहीं हुआ? अब हमने शॉर्टकट अप्लाई करना है। यहां से यहां करने पर कंसंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, देख लो आप, हो रही है कि नहीं हो रही कंसंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज। और वहीं पर ये आपका 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। ये कितना टाइम्स इंक्रीज कर रहा है? 4 टाइम। चेक करो सभी, यस और नो जिनको समझ में नहीं आया। 10⁻³ से आप जब ट्वाइस करोगे तो 2 × 10⁻³ आएगा। और 0.6 × 10⁻⁴ को जब 4 टाइम्स इंक्रीज करोगे, 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 2.4 हो जाएगा। तो डबल करने पे 4 टाइम्स इंक्रीज आ रहा हो। मैंने आपसे क्या बोल रखा है? रेट ऑफ रिएक्शन पे जो चेंज आ रहा है उसको आप कंसंट्रेशन की चेंज की टर्म्स में लिखने वाले। मतलब मैं इस 4 को, रेट ऑफ रिएक्शन में 4 टाइम्स चेंज आ रहा है, इसको मैं इसकी टर्म्स में लिखूंगा 2⁻⁻⁻, और वो पावर क्या है? इधर 2 होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था वो पावर ही हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्डर। क्लियर हुई चीज? ठीक है, तो हमारा ऑर्डर कितना हो गया? 2। सीधी सी बात है, अगर कंसंट्रेशन को डबल करने में 4 टाइम्स हो रहा है तो इसका मतलब वो हमारा सेकंड ऑर्डर है, और वो दिख गया मेरे से। ठीक है, तो आप टेबल एक बार गो थ्रू करना। अगर टेबल ध्यान रहेगा तो फिर ये सब करने की भी जरूरत नहीं, आप सीधा ध्यान कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द शॉर्टकट। और उसके बाद तो हमने आर का वैल्यू निकाल दिया इससे, हमें पता है इसका रेट लॉ ये है। जब मैं एक्स की वैल्यू डाल दूंगा तो ये आ गया। तो के का अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो आई नीड द वैल्यू ऑफ आर एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो कोई सा भी एक वैल्यू उठा लो। अगर आप कंसंट्रेशन 2 × 10⁻³ ले रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन 2.4 × 10⁻⁴ लोगे, क्योंकि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेट है वो। और अगर आप कंसंट्रेशन 10⁻³ लेते हो तो आप 0.6 × 10⁻⁴ लोगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब बच्चा यहाँ पर भी आप इसे ना क्या कर सकते हो, इसे या तो सॉल्व कर सकते हो प्रॉपरली, नहीं तो यहाँ पर भी आप एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पहले हम थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व क्या करना है, बेसिकली हम सब बता रखा है इसमें। हमसे बोल रखा है कि हमारी एक रिएक्शन कैरी आउट हो रही है जो कि फर्स्ट ऑर्डर है ए के रिस्पेक्ट में, सेकंड ऑर्डर है बी के रिस्पेक्ट में, और 0 ऑर्डर है सी के रिस्पेक्ट में। मतलब जो आर बनेगा इट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड सी रेज टू 0। ये तो हो गया। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? आर इज इक्वल टू के ए बी स्क्वायर, क्योंकि सी रेज टू 0 इज 1 है ना। तो लेट्स से दिस इज R1, ये सब क्या है? R1 है ये मेरा। अब आपसे बोल रखा है कि कंसंट्रेशन को अगर हम डबल कर दें, ठीक है, तो अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल करता हूं बच्चा तो R2 मेरा क्या बन जाएगा? K। इसकी कंसंट्रेशन डबल होगी तो 2A हो जाएगा, और इसकी कंसंट्रेशन डबल होगी तो 2B हो जाएगा। C तो आएगा ही नहीं रोल पे। तो ये हमारा क्या हो गया? R2 इज इक्वल टू A से 2 बाहर आ जाएगा और B से 4 बाहर आ जाएगा। तो 2 × 4 कितना होता है? 8। सो इट इज 8K A B स्क्वायर। और एक कुछ नहीं बल्कि क्या है? R2 इज इक्वल टू 8 R1 K A B स्क्वायर हमारा R1। सो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स इंक्रीज करेगा। ये तरीका सॉल्व करने का। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ही कहता है बच्चा, मतलब बेसिकली वो शॉर्टकट, देखो जो मैं आपको शॉर्टकट बोल रहा हूँ वो शॉर्टकट नहीं, वो पूरे इन्हीं के ही तरीके हैं जो हमने मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं इसको कैलकुलेशन करके। इसी को हम यहाँ से देख के भी निकाल सकते हो तरीका। हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, अगर मैं डायरेक्ट निकालना बिना सॉल्व करने का, कि अगर हमारे पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है जहां पर कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ लिखने पर मेरे 3-4 रिएक्टेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ए था, बी था, सी था, तो ऐसे 3-4 रिएक्टेंट्स हमें दे रखे हैं।
और उनके रिस्पेक्ट में हमें ऑर्डर भी बता रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में बताया हुआ है। और उसके बाद आपसे क्या बोल रखा है कि सबकी कंसंट्रेशन हमने कुछ ना कुछ चेंज की। यहाँ पर तो आपने सभी की डबल ही की है, ये हम सबको पता है, हो सकता है अलग अलग भी करते हो, ठीक है। तो अगर आप उसके बाद कंसंट्रेशन अगर चेंज करते हो तो जो फाइनल चेंज आएगा वो किसके रिस्पेक्ट आएगा, किसके बराबर होगा, जो भी रिएक्टेंट का इंडिविजुअल चेंज होगा, सिंगल रिएक्टेंट का जो इंडिविजुअल चेंज होना चाहिए उन सबके प्रोडक्ट के बराबर। कहने का मतलब क्या है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा रेट लॉ है। तो अगर मैं कंसंट्रेशन डबल करता हूँ, लेट्स से अगर मैं कंसंट्रेशन सभी की डबल कर रहा हूँ, सबको भूल जाना, एक एक करके सबको पिक करना। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना, 1 है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मैं कंसंट्रेशन डबल करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना हो जाएगा, डबल, 2 टाइम्स। ये समझ में आया, मैंने बोला सब प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल चेंज, ठीक है, इनटू, अब ए को छोड़ देते हैं, बी को पकड़ते हैं। बी का जो ऑर्डर दैट इज 2 और हम डबल कर रहे हैं, तो हमें पता है सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर मैं डबल करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज करता है। आप पीछे चेक कर सकते हो टेबल पे, तो इट इज 4 टाइम्स। और सी के रिस्पेक्ट में हमारा ऑर्डर कितना है, 0। और 0 ऑर्डर में हमें पता है आप कंसंट्रेशन कितना भी बदल दो, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आने वाला, इसलिए मैं इसे लिख रहा हूं 1 टाइम। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 8 टाइम्स। समझ में आया। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, तब तक आप इसे कोशिश करो क्या मैंने यहाँ पे बोला है, ठीक है। सभी को क्लियर है हमने क्या किया है। सभी को क्वेश्चन क्लियर है। तो आप ऐसा पूरा सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट क्या, देखो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ से भी 2 बाहर निकल के आया था, यहाँ से 4 बाहर निकल के आया, तो 2 इंटू 4 ही तो क्या था हमने लास्ट में, वही हमने यहाँ पे किया। तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, मैं उसी को सिंपलीफाइड सिंपल तरीके से दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस थोड़ा सी चीजें हल्की से और ऐड की है, ठीक है। बच्चा, ये जो 2 इंटू 4 इंटू 1 मैंने किया है,
ये बेसिकली मैंने एक छोटा तरीका बताया आपको, छोटा मेथड, जिसके हेल्प से आपको इतना सॉल्व करना ना पड़े। आपने जब यहाँ से सॉल्व किया, आपसे क्या पूछा गया है कि हमारा एक रेट एक्सप्रेशन है जिसमें कि फर्स्ट ऑर्डर वो ए के रिस्पेक्ट में, सेकंड ऑर्डर वो बी के रिस्पेक्ट में और जीरो ऑर्डर वो सी के रिस्पेक्ट में, ये बोला गया। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या इफेक्ट आएगा रेट के ऊपर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाएगा, अगर हम तीनों रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को डबल कर दें। यही तो हमसे पूछा गया है। तो फिर हमने ये बोल दिया कि हमारा इसका मतलब R1 जो हमें दे रखा है वो दे रखा है KAB², ये आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो है कॉलम के। उसके बाद हमने कंसेंट्रेशन डबल किया। अब कंसेंट्रेशन डबल किया तो उसका मतलब जो R2 हो जाएगा हमारा, क्योंकि कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो R पे चेंज आएगा, तो वो बन जाएगा K। A की जगह मेरा 2A आ जाएगा और B की जगह मेरा 2B आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा K 2A इंटू पे 2B², आएगा कि नहीं आएगा। अब जब मैं 2A में से 2 बाहर निकाल सकता हूँ और 2² में से 4 बाहर निकाल सकता हूँ, तो 2 इंटू 4 8 हो गया। तो इट बिकम्स R2 इज इक्वल टू 8 KAB²। तो दिस KAB² इज नथिंग बट R1। तो इसका मतलब जो R2 है, इसको क्या मैं ये नहीं बोल सकता, जो R2 है इट इज 8 टाइम्स ऑफ R1। बोला नहीं जा सकता, 8 गुना है, मतलब गुना बोलते मल्टीप्लीकेशन को हिंदी में जो भी बोलते, ठीक है, वो है। हाँ, गुना ही तो होता है। सो इट इज 8 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। तो ये हमने यहां से निकाला, तो आंसर इज 8 टाइम्स। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर समझो मुझे इतना वर्कआउट करने का मेरा मन नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरा आंसर जल्दी आ जाए। भाई जहाँ पे देखो, ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन को आप ऐसे शॉर्ट में कर सको, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। शॉर्टकट की अपनी लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे क्या बोला कि यहाँ पर अगर मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी और मुझे आंसर निकालना था, तो मैं कैसे जाता। आप अगर देखो लास्ट में जो आंसर आपका आ रहा है, जो टाइम्स हमें दिख रहा है, वो सिंपली क्या कर रहे हैं हम लोग, जो ए के कारण इफेक्ट आ रहा है और जो बी, 2 को और 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर लेफ्ट साइड में देखो 2 इंटू 4 करके 8KAB² लिखा, यही तो आया ना आंसर। तो उसी तरह से फिर मैंने आपको क्या बता दिया तरीका, कि अगर आपको ये डायरेक्ट मार्क करना होता आंसर बिना इतना कुछ लिखने के बाद, तो आप क्या करोगे, आपने रेट एक्सप्रेशन लिखा ये वाला, जिसमें मैंने डबल टिक किया हुआ है, डबल टिक किया वाला लिखा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसको एक एक करके पकड़ो। आप सबका कंसेंट्रेशन डबल कर रहे हो, तो आप ये मान लो अभी कि आपने सिर्फ ए का कंसेंट्रेशन डबल किया, मान लो। तो आप जब ए का कंसेंट्रेशन डबल करोगे तो क्या आएगा, रेट में कितना चेंज आएगा, 2 टाइम्स का, है ना। तो ये 2 टाइम्स हो गया। मल्टीप्लाई, अब आप बी का इफेक्ट देखो कि बी पे अगर मैं चेंज करूं तो क्या चेंज आएगा, B² है तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा 4 टाइम्स चेंज आएगा कि नहीं आएगा, इट्स अ सेकंड ऑर्डर। तो डबल करने में रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स होगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इट इज 2 टाइम्स इंटू पे 4 टाइम्स। और C⁻0 है, तो जीरो का मतलब है नो चेंज, तो इंटू 1 टाइम। तो कहने का मतलब जो इंडिविजुअल चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आ रहा है, उन सबका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा फाइनल चेंज के बराबर होगा हमेशा। तो ये मैंने शॉर्ट तरीका बताया, ठीक है। जिसको पूरा तरीके ऐसे ही जाना है आप ऐसे जा सकते हो। अगर ये चीज समझ में लेफ्ट साइड वाली, कोई इशू नहीं है, मुझे मुझे मेरा मेन एम है आपको समझ में आना चाहिए, भले वो लेफ्ट तरीके से है कि राइट तरीके से है, ठीक है। और जो जल्दी करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, आप देख लोगे कि हर एक रिएक्टेंट से जो इफेक्ट आ रहा है वो लिखो और मल्टीप्लाई कर दो। ए को डबल करोगे तो रिएक्शन डबल होगी, बी को डबल करोगे तो रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगी क्योंकि पावर 2 है, और सी को डबल करोगे तो रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इट इज 2 इंटू 4 इंटू 1 विच इज 8 टाइम्स। 8 टाइम्स से तो आंसर है। तो ये मैंने शॉर्ट तरीका बताया, इट इज शॉर्ट वे, ठीक है, शॉर्ट मेथड उसका। तो उतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सीधा शॉर्ट जा सकते हो। तो आपको पूछा था मल्टीप्लाई क्यों किया है, भाई वो मल्टीप्लाई किया है वो समझाने के लिए। अगर आप देखो तो आगे आपने मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी तो हमने मल्टीप्लाई किया था लेफ्ट साइड में 2 इंटू 4, तो वो है। बच्चे जो स्टेटमेंट लिखा है यही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से। इस स्टेटमेंट में यही बोल रखा है कि अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को एक साथ चेंज करते हैं तो वो जो टोटल चेंज होगा वो बराबर होगा अगर मैं इंडिविजुअल रिएक्टेंट को चेंज करता उनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर, ठीक है। अगर मैं सभी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को चेंज करता हूँ तो उस पर जो टोटल चेंज आएगा ना वो बराबर होगा जब मैं वही चेंज इंडिविजुअली करता और रेट पे जो भी चेंज आता उनके प्रोडक्ट के बराबर। वही मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। ओके
अच्छा बच्चा, एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको भाई जब भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, ठीक है, अगर आप 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हो तो कोशिश करना 10 में से 6 वैरायटीज दिखे आपको। 10 क्वेश्चन एक ही टाइप के करोगे, कोई फायदा नहीं है, वो आप याद कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा चेंज तो एटलीस्ट दिखे आपको क्वेश्चन, भले वो एक ही टॉपिक का क्वेश्चन हो पर थोड़ा थोड़ा चेंज हो, ठीक है। तो मैं पीछे वाला क्वेश्चन डायरेक्ट अगर दूसरा दे दूंगा तो आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, तो आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो। तो इसमें वही क्वेश्चन है वो, लेकिन उसमें हल्का सा मैंने चेंज किया है, ठीक है, लैंग्वेज पे, और कुछ नहीं, ठीक है। तो जिसको समझ में आता है वो कर लेगा बहुत आसानी से, टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ओके, तो आपसे फिर यही पूछ रखा है कि समझो हमारे पास रेट एक्सप्रेशन अगर ऐसा कुछ है ए स्क्वायर बी क्यूब करके, तो आपसे बोल रहा है कि हमने रिएक्शन वेसल का जो वॉल्यूम है उसको हाफ कर दिया है, तो हमारा जो अब रिएक्शन रेट होगा वो ओरिजिनल रेट के कंपैरिजन में कैसा होगा, मतलब वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, या 2 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, 3 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, ये हमें निकालना है। तो पहले तो बच्चा आपको यहाँ पे ये देखना है कि हमारा कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, सीधा सीधा है। हम सबको पता है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पे वॉल्यूम, है ना। अब सिंस नंबर ऑफ मोल्स को तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, हमने वॉल्यूम को चेंज किया है, तो वॉल्यूम के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूँ C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है कि नहीं है। कहने का मतलब अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूं, ध्यान रखना वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घट जाएगा, इनवर्सली है कि नहीं है। और अगर वॉल्यूम घटेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ये समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हम वॉल्यूम को हाफ कर दे रहे हैं, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डबल। यस और नो, हम वॉल्यूम को हाफ कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर मैं वॉल्यूम को 1/3 टाइम्स कम कर देता तो कंसंट्रेशन मेरा 3 टाइम्स बढ़ जाता, तो यहाँ पे 1/2 टाइम्स चेंज किया, कम किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, सिंस वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ, इट इंप्लाइज तो वॉल्यूम तो पूरे सिस्टम का चेंज हुआ है, तो अगर वॉल्यूम पूरे सिस्टम का चेंज हो रहा है इसका मतलब डबल। तो अब हमें कंसंट्रेशन का समझ में आ गया। अब हमसे बोल रखा है कि कहने का मतलब क्वेश्चन को दूसरे तरह से इंटरप्रेट करें कि रिएक्शन रेट ओरिजिनल रेट के रिस्पेक्ट में कैसा होगा अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर रहे हैं, डबल। तो आई थिंक अभी तो बहुत आसान है ना। तो हमें पता है कि जो आर है मेरा वो के ए स्क्वायर बी क्यूब है। तो मैंने आपसे क्या बोल रखा है, शॉर्ट मेथड, इंडिविजुअल चेंज काउंट कर लो, मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई अगर मैं ए को डबल करूंगा तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स बढ़ेगा, आंसर दो मुझे इसका। वो ट्राई करो बच्चा आंसर देने का, मैसेज टाइप करने का, जिनको कंफ्यूजन है तो मुझे आइडिया लगेगा क्या सही वाले दोगे, सारे आंसर मुझे सही दिखेंगे, मैं मान लूंगा सबको आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, जिसको कंफ्यूजन है, मैं सिर्फ जो पूछा मुझे उसका आंसर चाहिए बच्चा, फाइनल आंसर नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ए मेरा कंसंट्रेशन है और ए की कंसंट्रेशन में डबल कर रहा हूं, ए मेरा रिएक्टेंट है, तो कितना आएगा, कितना इंक्रीज करेगा, सेकंड ऑर्डर है 4 टाइम्स, डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है 4 टाइम्स, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ 4 टाइम्स इनटू बी मेरा क्या है, बी मेरा है थर्ड ऑर्डर, डबल करते हैं तो क्या होगा 2�3 मींस 8 टाइम्स। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 32 टाइम्स, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज 32 टाइम्स।
इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो R2 होगा इट इज 32 टाइम्स ऑफ R1। यही तो पूछ रखा था इन्होंने। तो आंसर आ गया। समझ में आया सभी को? ये सभी को क्लियर है? ओके चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आई होप बच्चा टेबल से शॉर्टकट कर लोगे। टेबल से शॉर्टकट कर सकते हो ना टेबल को देखकर? यस वन हो? क्योंकि मैं उस टाइप का क्वेश्चन रिपीट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ जब असाइनमेंट मिलेगा तो फटाफट कर लेंगे, क्योंकि वो लिखने में भी टाइम लगता है उसको, ठीक है। तो अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन दूं इससे मिलता जुलता तो उसमें थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़े आपको, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर जो भी क्वेश्चन, ये मैं आपको असाइनमेंट में से ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, जो जो आपको क्लास में प्रोवाइड होते हैं। तो जो बचे हुए होंगे वो हम जब आपको असाइनमेंट अपलोड हो जाएगा तब हम सीधा सीधा करेंगे, ठीक है। उनमें से वाई वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन में बोला गया है, हम अपनी मर्जी से थोड़ा कुछ कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज रिड्यूस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब हमने वॉल्यूम को हाफ कर दिया है। अब हम सबको पता है कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, अगर मैं यहाँ पे जो हम कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं मोलारिटी यूज कर रहे हैं। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पे वॉल्यूम, है कि नहीं है? तो इसका मतलब हमें पता है कि जो कंसंट्रेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ये देखो लिखा भी है मैंने ऊपर। तो इसका सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी का मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घट जाएगा, है कि नहीं है? या फिर अगर वॉल्यूम घटेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। यहां पर हम वॉल्यूम को घटा रहे हैं, और वॉल्यूम को कितना टाइम घटा रहे हैं? 2 टाइम्स, हमने हाफ कर दिया है ना। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और कितना? 2 टाइम्स। जितना टाइम्स आप डिक्रीज करोगे वॉल्यूम को उतना ही टाइम्स आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या पता लगा हमें कि जब हम वॉल्यूम को हाफ कर देंगे तो कंसंट्रेशन हमारा डबल हो जाना है। तो एक तरीके से क्वेश्चन हमसे क्या बोल दिया गया इस क्वेश्चन में कि क्या रिएक्शन रेट पे चेंज आएगा जब हम कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं। तो ये वॉल्यूम हाफ करने से इंफॉर्मेशन हमने निकालनी है ये वाली, ठीक है। बी का अगर हम ओके देखते हैं, तो अभी ये पकड़ते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख लेना, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैंने बोला था इंडिविजुअल चेंज आपने स्टडी करना है। इट्स अ थर्ड ऑर्डर, डबल कर रहे हैं हम, डबल डबल के इट इज 2b⁻³ तो ये हो जाएगा, ये डबल डैश है, ठीक है। तो ये जाएगा अच्छा 2⁻³ है, ये 2 × 3 नहीं है। इट इज नॉट 2 × 3, इट इज 2⁻³। 2 × 3 is 6, ये 2⁻³ है ना, तो 2⁻³ is 8, 2 × 2 × 2, ये 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो ये ऐसे सवाल बच्चा है, चलो अभी पूछ लो, मैं मना नहीं कर रहा, पर एग्जाम में ऐसी गलती मत करना, क्योंकि उससे बड़ी ब्लंडर कुछ नहीं हो सकता अगर आप ऐसी मिस्टेक कुछ कर देते हो, ठीक है। तो ये आ गया ऐसा, ठीक है। अभी पूछ लो, अभी कर लो क्लियर, लेकिन एग्जाम में मत कर देना ये ऐसी मिस्टेक्स तो बिल्कुल, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन को हल्का सा आगे मूव करते हैं। तो मैं एक बार लिख रहा हूँ मोल पर लीटर, बार बार नहीं लिखूंगा मैं।
ओके अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। ओके, यू नीड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चा इसमें हम एक स्टेप और आगे गए, ठीक है, थोड़ा सोचने का हम और थोड़ा सा हमने बढ़ाया इसमें, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने ऑब्वियसली एक ही मेथड पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली वही से होना, और ये होना भी वही से है, बाकी मेथड्स भी नहीं होंगे इससे जो हम पढ़ेंगे आगे। हमें बच्चा यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन है जो हमें चाहिए होती है इनिशिएट मेथड के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। K2C2O4 हमें गिवन है, HgCl2 में गिवन है। प्रॉब्लम है हमें रेट ऑफ रिएक्शन गिवन नहीं है। इज दैट क्लियर? हमें रेट ऑफ रिएक्शन गिवन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेट ऑफ रिएक्शन का एक कॉलम बना रहा हूँ। मैंने आपसे बोला था ना कि अगर हमें नहीं दे रखा होगा तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम बना सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं कॉलम बना रहा हूँ, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर कुछ और मेहनत करेंगे। दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो, जब मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन की, है ना, तो मैं K2CO2 के फॉर्म में लिख लूं, या HgCl2 किसी के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। तो मैं K2CO2 के फॉर्म पे लिख लेता हूं जो पहले है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इट विल बी इक्वल टू K2C2O4 फाइनल माइनस K2C2O4 इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, है ना, माइनस साइन भी आ जाएगा आगे, हम रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख रहे हैं आगे। सो मतलब अगर हमें ये तीन क्वांटिटीज पता होगी, K2C2O4 फाइनल, K2C2O4 इनिशियल और टाइम टेकन, क्वेश्चन खत्म है, इसमें कुछ है नहीं, जान ही नहीं है फिर क्वेश्चन में कुछ। टाइम टेकन हमें पता है 65, देखो आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 65 है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में 120 है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में 60 है। बात आती है K2C2O4 फाइनल और इनिशियल की। बच्चा हम सबको पता है अगर हम रिएक्शन शुरू कर रहे हैं तो रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तो हमारे पास होगी फॉर श्योर, है कि नहीं है, क्योंकि बिना उसके रिएक्शन शुरू नहीं होगी। और कुछ समय के बाद अगर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रखा है, ठीक है, ऐसा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है, ठीक है, तो हमारा कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बचा भी होगा। मतलब मेरे फाइनल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होने वाली है। पर अगर मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को देखूं तो ये मुझे 0.404 दिखा रखा है। तो जनरली ये जो रेट ऑफ रिएक्शन देता है, यहाँ पर बोलते हैं कि जब हमारी कंसंट्रेशन 0.404 है उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन इतना चल रहा है। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ कि लेट्स सी मेरी फाइनल कंसंट्रेशन है 0.404, तो भाई मेरी इनिशियल क्या होगी, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर निकालते हुए। और अगर मैं मान लेता हूँ कि चलिए मेरी ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, कि इसके बाद ये रिएक्शन मैंने इतनी कंसंट्रेशन मैंने ली, रिएक्शन फर्दर मूव हुआ और 65 मिनट के बाद कुछ कंसंट्रेशन K2C2O4 की बची हुई है। क्या बची हुई है अगेन हमें नहीं पता, क्योंकि कुछ दे नहीं रखा है। समझ में आ रही चीज? मतलब हमारे पास K2C2O4 की दोनों कंसंट्रेशन एक साथ अवेलेबल नहीं है। या तो मैं फाइनल एज्यूम करके ले सकता हूं उसको, या फिर मैं इनिशियल एज्यूम करके ले सकता हूं, पर एक मिसिंग रहेगा हर वक्त। तो मैं रिएक्टेंट के साथ मेरा ये इश्यू आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज देखो तो हमें प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ बता रखा है कि प्रोडक्ट इतना निकल रहा है बाहर। तो अब मैं प्रोडक्ट से एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट में भी एक ही चीज होगी, Hg2Cl2 फाइनल माइनस पे Hg2Cl2 इनिशियल अपॉन पे टाइम टेकन। ये होगा कि नहीं होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की, करना क्या है, कैसे अटेम्प्ट कर सकते, ये आएगा, सही है ना। देखो पहले हम अपने एकदम उसी से गए हैं जो तरीका होता है, हमने पहले रिएक्टेंट पे ट्राई मारा, क्योंकि इनिशिएट मेथड बेसिकली रिएक्टेंट के ऊपर निर्भर करता है, पर रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें पता दोनों के ऊपर निर्भर करता है, रिएक्टेंट के ऊपर भी से भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट पे जब हमने ट्राई किया तो हमें दिख गया कि हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ रही है, तो रिएक्टेंट से मैं वर्कआउट नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने सिर्फ वही रोक दिया, तो मैंने प्रोडक्ट उठा लिया। अब बच्चा प्रोडक्ट में एक खास बात होती है, टाइम टेकन, तो बच्चा यहाँ पर भी क्या होगा, 65, 120 एंड 60 गिवन है, ठीक है। तो अगेन मुझे फाइनल और इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए Hg2Cl2 का। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी बात है कि प्रोडक्ट के लिए एक चीज डिफाइन होती है, और वो ये है कि अगर कुछ मेंशन नहीं कर रखा, स्पेशल केसेस अगर उन्हें छोड़कर, इन जनरल
जब हम रिएक्शन शुरू करते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 होती है। मतलब इन जनरल हमारा कोई भी रिएक्शन शुरू होगा तो उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी ली जाती है? 0 इनिशियल। तो इसका मतलब Hg2Cl2 तो मेरे पास I है, मतलब I मेरा 0 है। तो इसका मतलब ये जो Hg2Cl2 फाइनल हुआ ये मेरा क्या बना? जो 65 मिनट के बाद Hg2Cl2 फॉर्म हो रहा था विच इज 0.0068। देखो फर्स्ट केस में समझ में आ रहा है। तो अभी मैं कैसे निकाल सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन? बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारा पहला केस क्या बन जाएगा? फर्स्ट केस निकाल रहा हूं मैं 0.0068 माइनस 0 नहीं, ये वैल्यू 0 बचा, मैं एक बार ही मार्क कर रहा हूँ, मैं बार बार नहीं लिखूंगा इसे, ठीक है। तो ये 0 हो गया डिवाइडेड बाय 65। तो इसे सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आंसर आएगा। दूसरे पे क्या होगा? दूसरे पे मेरा हो जाएगा 0.0031, ये फाइनल कंसंट्रेशन है। अगेन माइनस 0 आएगा, वो मार्क नहीं कर रहा हूँ, अपॉन पे 120, इसको बता दो। तीसरे पे मेरा आएगा 0.0032 अपॉन पे 60, इसको ही बता दो। ये चीज समझ में आए कि रेट ऑफ रिएक्शन का क्या हमने बातचीत किया है अभी? पहले तो ये बताओ बच्चा, मैं Hg2Cl2 बोल रहा हूँ, Hg2Cl2 फोर्थ कॉलम फिफ्थ कॉलम देखो, और प्रोडक्ट साइड में देखो, जो मेरे से बोल रहा है कि HgCl2 इज ऑल्सो अ रिएक्टेंट, वो तो रिएक्टेंट है ही, पर मैंने यहाँ पे HgCl2 नहीं लिया, मैंने यहाँ पे Hg2Cl2 लिया जो कि प्रोडक्ट है, देखो रिएक्शन पे, और फिफ्थ कॉलम दिखा भी रखा उसके बारे में। समझ में आ रही चीज? तो यहाँ पे मैंने HgCl2 नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने Hg2Cl2 लिया है, ठीक है। सभी को ही समझ में आया कि रेट ऑफ रिएक्शन हमने कैसे निकाला है? पहले इसमें यस और नो करके मुझे बताओ। रिपीट करना है तो बोल दो, क्योंकि ये तो आपने सॉल्व करना है। मोबाइल उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ, सॉल्व करके मुझे आंसर देना है इसका। एक बार ये निकाल दोगे फिर तो क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, मेन काम इसी का है। बच्चा HgCl2 की कहा गिवन है? बच्चा एक HgCl2 है और एक Hg2Cl2 है, एक मर्क्यूरी क्लोराइड है, एक मर्क्यूरस क्लोराइड है। पहले बच्चा जो ये क्वेश्चन मेरे से बार बार पूछ रहा है कि HgCl2 की इनिशियल फाइनल दे रखी, कहाँ दे रखी बच्चा? HgCl2 एक जगह दे रखा है, और ये जो कॉलम है ये बच्चा, ये Hg2Cl2 जरा देखो तो इसको, और इसको देखो, ये HgCl2 है, ये मर्क्यूरी क्लोराइड है और ये मर्क्यूरस क्लोराइड है। समझ में आया? ठीक है। तो पहले तो देखो आराम से, जल्दबाजी मत करो कि क्या दिया हुआ है हमें। ओके, सो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो हमारा एम था रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। सभी अभी जिसको समझ में आ गया वो उसका मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के दो, आप मैसेज करो, ठीक है। सभी टेक्स्ट करके मुझे इनका वैल्यूज बताओ, फर्स्ट सेकंड करके दे देना, फर्स्ट का वैल्यू इतना, सेकंड का इतना, थर्ड का इतना। जिनको नहीं आया वो सुनते जाओ, वो पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं अभी। तो बच्चा हमारा एम था रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन के बिना मैं इनिशियल रेट मेथड नहीं यूज कर सकता। दो चीजों की रिक्वायरमेंट है मेरे पास, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कॉरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मुझे गिवन है, अब देखो सेकंड एंड थर्ड कॉलम देख लो, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन गिवन नहीं है कॉरेस्पॉन्डिंग, प्रॉब्लम उसका था। तो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की कोशिश की। अब रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने का तरीका क्या है? या तो रिएक्टेंट को यूज कर लो या प्रोडक्ट को यूज कर लो। तो मैंने रिएक्टेंट से एक बार ट्राई किया, तो रिएक्टेंट से जब मैं ट्राई करूंगा तो क्या बनेगा? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन पे टाइम टेकन, यही होगा। अब अगर मैं कोई सा भी एक्सपेरिमेंट उठा लो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट, वहां पे K2C2O4 की एक कंसंट्रेशन आपको गिवन है। टाइम टेकन हमारे पास हर वक्त है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए 65 है, सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए 120 है, थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए 60 है। टाइम टेकन का कोई इशू नहीं कहीं पे भी, कंसंट्रेशन का इशू है। वो कैसे? अगर मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखता हूं बच्चा, तो वहां पे K2C2O4 की कंसंट्रेशन 0.404 दी हुई है, देख लो। और हम सबको पता है कि जब रिएक्शन शुरू होती है तो रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, और किस पर्टिकुलर टाइम के बाद भी रिएक्टेंट कुछ ना कुछ बचा होगा। सिर्फ और सिर्फ जब रिएक्टेंट कंप्लीट हो जाएगी
तब हमारा रिएक्टेंट 0 लिया जाता है। यहाँ पे तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया ना कि 65 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी, ऐसा तो कुछ नहीं बता रखा, ना ही 120 में कुछ बोला, ना ही 60 में कुछ बोल रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं K2C2O4 का 0.404 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का, इसको अगर मैं फाइनल कंसेंट्रेशन लेता हूँ कि ये रिएक्शन होने के बाद बचा हुआ है, तो मुझे इनिशियल कंसेंट्रेशन नहीं पता, और फॉर अ मोमेंट मैं बोलता हूँ चलो इसे मैं इनिशियल मान लेता हूँ, तो मुझे फिर फाइनल कंसेंट्रेशन का नहीं पता। मतलब मुझे एक कंसेंट्रेशन गिवन है, दूसरी कंसेंट्रेशन मुझे गिवन नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ ही आ रही है, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो हमने यहाँ पर अगर टेबल को ढंग से देखोगे तो हमें रिएक्टेंट दिखा रखा, तो जब एक प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के साथ आ रखा है और दूसरी रिएक्टेंट्स के लिए भी वही इंफॉर्मेशन आपको दे रखे, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम रिपीट होने वाली है। तो इसलिए मैंने HgCl2 को टच भी नहीं किया। पर हम थोड़ा सा हमने जब आगे शिफ्ट किया तो टाइम के बगल में हमें एक कॉलम मिल रखा है जहां पे हमें Hg2Cl2 प्रेसिपिटेट बता रखा, मतलब ये प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो दिखा रखा है। ठीक है, तो हमने अब प्रोडक्ट से भी ट्राई कर दिया क्योंकि प्रोडक्ट भी हमें दे रखा है। तो जब प्रोडक्ट से ट्राई करेंगे तो उधर भी क्या आएगा, फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस पे इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पे टाइम टेकन। अगेन टाइम टेकन का कोई इशू नहीं है, इट इज 65 फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, 120 फॉर सेकंड एंड 60 फॉर थर्ड, कोई इशू नहीं, हमने मार्क किया। अब प्रोडक्ट के साथ एक अच्छी बात ये होती है कि जनरली इन जनरल अनलेस एंड अनटिल आपको स्पेशली मेंशन ना किया जाए, हम इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या लेते हैं हमेशा, 0। मतलब वहां पे फर्स्ट कंसेंट्रेशन ऑलरेडी डिफाइंड होती है इनिशियल, वहां पे इनिशियल कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट के लिए हमेशा क्या होती है, डिफाइंड होती है, अनलेस एंड अनटिल आपको स्पेशली बोला ना जाए कि हमने कुछ ले रखा पहले से, है ना। तो इस कारण से हमारा जो मर्क्यूरस क्लोराइड था जो प्रेसिपिटेट हो रहा है, इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या होगा किसी भी रिएक्शन में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में, 0 होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए Hg2Cl2 तो मेरा हो गया 0। और हमें क्या बता रखा कि 65 मिनट के बाद ये 0.0068 प्रेसिपिटेट हो रहा है, 120 सेकेंड मिनट के बाद ये 0.0031 प्रेसिपिटेट हो रहा है, 60 मिनट्स के बाद ये 0.0032 प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये सब हमारी क्या बन गई, फाइनल कंसेंट्रेशन। तो फाइनल कंसेंट्रेशन हमें कॉलम में गिवन है, इनिशियल कंसेंट्रेशन हमारी 0 है, टाइम टेकन हमें पता है। तो अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया यूजिंग प्रोडक्ट। और जब रेट ऑफ रिएक्शन में हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो देखो फर्स्ट में मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट में वो होगा फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज 0.0068 माइनस पे इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज 0। तो इसलिए मैंने उस लिखा नहीं है, इसलिए मैंने नीचे मार्क कर दिया Hg2Cl2 इज 0। देख लो आप, उसी तरह से मैंने फिर सेकंड के लिए भी कर लिया और थर्ड के लिए भी कर लिया। और अब मुझे इनकी वैल्यूज बता दो। आई होप आपने निकाला होगा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने। ओके, फर्स्ट आ रहा है हमारा 10.46 इंटू 10⁻⁵ आप बता रहे हो मुझे, ठीक है 10.46। चलो मैं पहले तो ये वैल्यूज लिख देता हूँ क्योंकि पावर सभी की सेम ही है, 2.58 एंड 5.33। ओके, 2.58 एंड 5.33 और सबका पावर क्या है 10⁻⁻5 10⁻⁻। बच्चा हमेशा हाँ ये पावर को हमेशा सेम कर लिया करो जिससे कि कंपैरिजन बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं, अब देखो हमारा इनिशियल मेथड हो गया, इनिशियल रेट मेथड। और इनिशियल रेट मेथड से हम रिएक्टेंट को और रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं। अगर मुझे K2C2O4 मुझे ऑर्डर निकालना है ना, ऑर्डर का मतलब क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये कि R बराबर K2C2O4 रेज टू X HgCl2 रेज टू Y। मुझे X प्लस Y निकालना है, व्हाट आई नीड X प्लस Y, मुझे ये तो निकालना है। तो अब मुझे K2C2O4 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर चाहिए, तो उसके वो कैसे निकलेगा, मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट उठाऊं जिसमें कि HgCl2 कांस्टेंट है। और वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट सेकंड, इन दोनों में देखो HgCl2 कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं K2C2O4 का क्या निकाल सकता हूँ, ऑर्डर निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करता हूँ, रिएक्शन क्या हो रहा है, सॉरी कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल। देख लो आराम से देखो, डबल क्या। और अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स। मैं नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट 4 टाइम्स होगा, पर अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स है, देख लो, है ना। तो अगर डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाए तो ऑर्डर कितना होता है, 2। सो एक्स कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। अब मैं शॉर्ट तरीका अपना रहा हूँ मेथड।
अब मुझे y निकालना है, मतलब HEgCl2 का ऑर्डर निकालना है, तो मुझे ऐसे एक्सपेरिमेंट पिक करने हैं जहां पर कि मेरा ये कांस्टेंट हो K2C2O4। तो उसके लिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट देख लो। तो जब मैं फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट उठाऊंगा और यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो मेरा जो कंसंट्रेशन है यहाँ से यहाँ पर डबल हो रहा है, आप देख सकते हैं इट इज गेटिंग डबल। तो जब मैं 0.041 से थर्ड से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जा रहा हूँ तो कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, और अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को भी देखोगे तो वो भी ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। देखो आप 5.33 से 10.46 हो रहा है, ऑलमोस्ट डबल है। तो रिएक्ट कंसंट्रेशन डबल करने पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है तो ऑर्डर कितना होता है बताओ? 1। तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल ऑर्डर है कितना आ गया 3। तो 3 इज द आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? तो हमें फाइनल निकालना है, टोटल ऑर्डर निकालना था हमने x+y। तो एक का बना है, एक का 2 आया। इंडिविजुअल पूछा जाता तो आप 1 और 2 मार्क करते कि भाई विद रिस्पेक्ट टू y बताओ 1, विद रिस्पेक्ट टू x बताओ 2, लेकिन आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है और सिंपली ऑर्डर भी पूछाएगा तो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही है। ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, आई थिंक क्लास अभी आपकी 4 बजे तक की क्लास इतना मुझे लगता है आज। ठीक है, सो बच्चा आज हमने क्या किया है, आज हमने सिर्फ और सिर्फ इनिशियल रेट मेथड के क्वेश्चन ट्राई किए और कुछ नहीं। ठीक है, सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार घर पर जाकर टेबल को एक बार ढंग से देखना और उसे अच्छे से देखना कि उसमें मैंने क्या बताया। ठीक है, कंफ्यूजन हो तो आप एक बार ऑडियो देख सकते हो, नहीं तो अपने आप भी खुद इंटरप्रेट कर सकते हो चीजों को। हमने डिस्कस कर लिया है फर्स्ट ऑर्डर के लिए डबल पे डबल होगा, ट्रिपल पे ट्रिपल होगा, सेकंड ऑर्डर में डबल से 2/2 हो जाएगा, ट्रिपल पे 3/2 हो जाएगा चेंज जो उसमें आएगा। मतलब जो भी ऑर्डर होगा वो पावर पे चले जाएगा चेंज कंसेंट्रेशन के। यही हमने बात की ना अभी। तो एक बार इसे आप एक बार घर पे जाके एक बार इसके गो थ्रू करना इससे, जैसे कि जब हम आगे मूव करेंगे ना तो कभी भी इनिशिएट मेथड के क्वेश्चन आते हैं या उसके में जरूरत पड़ती है तो उसको मैं पूरा सॉल्व ना करना पड़े, ऐसे हम फटाफट कर ले। मेरा मेन एम आपको वो टेबल बनाने देने का यही था कि एटलीस्ट आप इनिशिएट मेथड के ऊपर टाइम ना खर्च करो। ठीक है, वो मैंने कोई शॉर्ट मेथड शॉर्टकट नहीं बताया आपको, वो एक मैंने आपको एक मेथड को सिंपल तरीके से प्रोवाइड किया और कुछ नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, वो सारा चीजें सॉल्व करने के बाद ही बंदा निकालता है। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, कल परसों तक मिलेगा आपको, अभी शायद थोड़ा सा आपका डेमो क्लासेस चल रहा है ना, तो एक बार थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो उसके बाद आपको वो प्रोवाइड करेंगे सब चीजें। ठीक है, तो उसके बाद है स्टिल आपको कब एग्जैक्टली कब मिलेगा ये आप ऑफिस में फोन करके पूछ सकते हो। ओके बच्चा, सो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन शुरू करेंगे। ठीक है, ओके ओके अच्छा, ओके नमस्कार नमस्कार, ओके।